तो सभी जीव जंतुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वीडियो के स्टार्टिंग में यही कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ बस सुन लेना, सब समझ में आएगा। तो मिलाइए ताल से ताल और शुरू करते हैं आज का बवाल। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होता है। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें चाटा मारा और तुम मुंह फुला के बैठ गए। तो यहाँ पे तुम्हारी मम्मी का हाथ और तुम्हारा गाल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जिसके रिस्पॉन्स में तुम मुंह फुला रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारी मम्मी का हाथ और तुम्हारे गाल रिएक्टेंट है और तुम्हारा मुंह फुला के बैठ जाना एक प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने एक आयरन का रॉड खुले में छोड़ दिया। अब उसके आसपास ऑक्सीजन थी, तो आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जिसके रिस्पॉन्स में उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की ब्राउनिश लेयर बन गई, जिसे हम जंग कहते हैं कि उस पर जंग लग गई। तो पिछले दो एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई एक, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते और कोई एक प्रोडक्ट बनाते तो उसे हम रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो पानी बनाता है। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है कि वो हाईली कंबस्टेबल है, मतलब हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इजेंटियर सोर्स फॉर कंबक्शन है, मतलब आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। जबकि इन दोनों से मिलके जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो आग बुझाने में काम में आता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो CO2 और H2O बनाता है। तो यहाँ पे जो पहले कार्बन था वो 4 हाइड्रोजन के साथ था, पर जो प्रोडक्ट में कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ है। रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो अकेला है, पर जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ है। यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है कि जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट से अलग तो है, साथ ही में जो रिएक्टेंट में एटम्स है उनने रीअरेंजमेंट किया है तब प्रोडक्ट बने। मतलब कोई नया आइटम नहीं निकल के आया है, वो जो पुराने आइटम थे उन्होंने पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाए, जिसकी वजह से हमको एक नया प्रोडक्ट मिला है। इतनी बकवास के बाद फाइनली हमको हमारी डेफिनेशन मिलती है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस ओनली इंक्लूड्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब केमिकल रिएक्शन का भी अपना एक चरित्र होता है, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। एक एग्जांपल दे देता हूँ अभी। जो कैंडल का वाइट वाइट जो वैक्स देखते हो ना तुम लोग, वो जब जलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में टपकने लगता है। देखा होगा तुमने, जब भी कैंडल जलता है तो वो फिर पिघलने लगता है, जिससे कैंडल छोटा होने लगता है। तो ये था चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। बाकी के एग्जाम्पल हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्कस कर लेंगे। तुम्हें पता होगा कि जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही चीज़ मुझे किसी को लिखित में देनी है, तो मैं कैसे दूंगा? ऐसे। अब मैं ठहरा आलसी, तो मैं इसको सोचूंगा कि और छोटा करके लिखूं, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे। अब मैं और ज़्यादा आलसी हूं, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? फाइनली ऐसे। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल, एलिमेंट के फॉर्मूला और सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं उसको शॉर्टेस्ट वे में, तो उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन की बात करें तो द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में सबसे बुरी बात यही है कि उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मैं तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारा पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपली समझने वाले हैं। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो पानी बनाता है।
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर हम नींबू डाल देते तो नींबू पानी बन जाता। मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट है वो एक नई चीज़ बन रही है सारे रिएक्टेंट को कंबाइन करके। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी तुमने देखा कि एक नया प्रोडक्ट बना, सिर्फ एक नया प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके बना। तो ज़रूरी नहीं है रिएक्टेंट दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 जितने भी, पर प्रोडक्ट उन सबको कंबाइन करके एक अकेला बनेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक ऑपोजिट होता है। तुमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो सुना ही होगा। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, वाटर में करंट फ्लो करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकलवा लेते हैं। अब वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट का भी यही हाल है कि हीट पास होने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फंडा इसका एक ही है कि रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट अनेक, रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट अनेक। मतलब जब भी कोई एक रिएक्टेंट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह की मदद से ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसके पहले कि मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाऊं, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। एक बस में एक पहलवान आदमी चढ़ता है, ठीक है। वो पहलवान आदमी देखता है कि उस बस में कोई भी सीट खाली नहीं है। उसे दिखता है कि पहली सीट पे दो पतले पतले आदमी बैठे हुए हैं। अब बाहर वाले आदमी को निकालना ज़्यादा आसान है, तो वो बाहर वाले आदमी को निकाल फेंकता है और खुद बैठ जाता है उस विंडो सीट वाले आदमी के साथ, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखेगा कि बस में वो पहलवान आदमी उस विंडो सीट वाली आदमी के साथ पहली सीट पे बैठा हुआ है, जबकि वो पतला आदमी बाहर बस में खड़ा है, ठीक है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और वो उस कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से निकाल फेंकता है और खुद नया कंपाउंड बना लेता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो वो आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर कर देता है। तो समझ में आ गया होगा तुमको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास है जिसके दीवार साइड, मतलब कॉर्नर साइड, दो बेंच है आगे पीछे। दोनों बेंच पे दो दो लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत बातूनी है, ठीक है। अब हर सीट के दोनों लोग आपस में खूब देर तक बात करने के बाद बोर हो जाते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो बातूनी है, तो अब ये सोचते हैं कि जो बाहर वाला आदमी है वो उठ के दूसरी बेंच पे चले जाए और उस बेंच का जो बाहर वाला आदमी है वो उठ के उस बेंच पे चले जाए, जिससे क्या होगा कि इनको फिर नई बात मिलेगी करने को, क्योंकि ये तो बातूनी है। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी Na2SO4 BaCl2 से रिएक्ट करता है तो वो BaSO4 और NaCl2 बना लेता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बिना रिएक्ट किए नहीं रह सकते। इसीलिए होता क्या है कि Na Ba की जगह ले लेता है, Ba Na की जगह ले लेता है और नए कंपाउंड बन जाते हैं। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में BaSO4 का एक प्रेसिपिटेट भी बना। प्रेसिपिटेट मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर में सोलुबल नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट बने उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन एन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपाउंड के बाहर साइड जो भी एलिमेंट है वो अपना प्लेस एक्सचेंज करके कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे, तो हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे।
अब इतनी मशक्कत के बाद हम फाइनली अपने आखिरी रिएक्शन में पहुंच गए हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल जाए तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक हाइड्रोजन के केस में इसका उल्टा है। समझ में नहीं आया होगा, पता है, एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कॉपर जो पहले कॉपर था अब वो कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर और वाटर। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड, पर हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर अकेला हो गया। समझ रहे हो, वाटर बना तो कॉपर अकेला हो गया। तो इसमें कॉपर का रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया है। अब हाइड्रोजन के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। जब भी किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। फिर से सुनना, ऑक्सीजन का लगना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। हाइड्रोजन का उल्टा है, हाइड्रोजन का लगना रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन वाले का भी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब चैप्टर तो लगभग एंड हो ही गया है, पर मैं तुमको दो बात बताना चाहता हूँ। हमारे घर में जो भी मेटल वगैरह है उस पर जब मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब AK-47 लेके अटैक कर दे और वो मेटल कोरोड हो जाए, मतलब जंग लग जाए उस पर, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। मतलब सिंपल है कि मेटल पे अगर जंग लग जाए मॉइस्चर ऑक्सीजन के रिएक्शन से तो उसे हम कोरोजन कहेंगे। वहीं जो हमारे घर में फूड प्रोडक्ट हैं, जब ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट करता है तो उनका स्मेल और टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, और क्योंकि वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब सिंपल बोलूँ तो सड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो आखिर में आसान भाषा में बोलूँ तो मेटल का सड़ना कोरोजन और खाने का सड़ना रेंसिडिटी, ठीक है। अब अगर तुम्हें रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, तुम्हें अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते या स्लो डाउन कर देते। वहीं तुम एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि तुम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हो। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन आसानी से तुम्हारे खाने में घुस नहीं पाएगा और फिर रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाएगी। तो होप तुमको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के एंड में सबके लिए एक डेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।